नमस्कार दोस्तों, ओबीजी की एमसीक्यू क्लासेस के अंदर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और विनायक नर्सिंग एकेडमी के बिहाफ पे मैं रविकांत आप सभी का वेलकम करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे इंडिया की एकमात्र नर्सिंग कोचिंग है जो कि सबसे कम कीमत के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है। कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, रेगुलर एमसीक्यूज हम लोग करवाते रहेंगे और एमसीक्यू की क्वालिटी जो है हमेशा की तरह स्टैंडर्ड रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी साथ में हम लोग फ्री देते हैं और पीडीएफ नोट्स जो है आप जो कि ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी ऐप जो है इस प्रकार से क्लास प्लस ऐप से हमारी ऐप बनवाई हुई है जो कि काफ़ी इफेक्टिव ऐप है, जिसमें बफरिंग का कोई इश्यू नहीं आता है। प्लस जो कंटेंट है आपको स्मूथ डाउनलोड कर सकते हैं, डिवाइस चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन आईफोन के लिए भी आप जो है ऐप अवेलेबल है, तो आईफोन यूजर जो है इस नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा गाइडेंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी आज ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस ऐप के बारे में, इस ऐप के बारे में बताइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। पूरे इंडिया की सबसे कम कीमत में कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग, कम कीमत नहीं, इवन अदर कोचिंग की तुलना में आप देखेंगे तो ओनली 10% फीस के अंदर जो है हम लोग आपको कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं डियर। तो चलिएगा बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए ओबीजी के लेक्चर नंबर 5th, एमसीक्यू नंबर 5th के अंदर। यस, हमेशा की तरह अपने सक्सेस मंत्र के साथ में कि डोंट वॉच द क्लॉक, क्लॉक को, घड़ी को मत देखिए, समय को मत देखिए। कहने का मतलब है डू व्हाट इट डज, वो करिए जो घड़ी करती है। कीप गोइंग, चलते रहिए, मींस पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करना नहीं छोड़े, मोटिवेशन को डिमोटिवेशन में नहीं बदलने दीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि सफलता आपको जरूर मिलनी है। ठीक है डियर, तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे अपने क्लास का पहला एमसीक्यू। यस डियर, पढ़िएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया इज, एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सी ड्रग है जो कि एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। देखिए, एक्लेम्पसिया क्या है, प्रेगनेंसी के बाद में जो है, यस आफ्टर, देखो प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया आपने ओबीजी के अंदर पढ़ रखा है। तो एक्लेम्पसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेनली जो है पर्सन को बीपी इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, प्लस सीजर्स आते हैं यानी कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं। ठीक है डियर, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है कौन सी होगी, तो ऑप्शन है अपने पास में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोलेजिन एंड लेबेटालोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। पूरी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है अपन एमएसएन के अंदर कंप्लीट पूरा डिटेल से एक एक बारीकी से इनको पढ़ चुके हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है वो मोस्ट पोटेंट जो है इफेक्टिव होती है, बट प्रेगनेंसी के अंदर इसको अपन यूज नहीं करते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है डियर, प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट। ये तो अपना आंसर हो गया, बट यहां पे एक क्वेश्चन लर्न करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट बीपी या कन्वर्जन किस कंस्ट्रक्ट के बेस में दिया जाता है। क्या बीपी को करेक्ट करने के लिए देते हैं या कन्वर्जन को करेक्ट करने के लिए देते हैं। तो याद रखिएगा डियर, मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट है, वो क्या करती है डियर, कन्वर्जन को, यानी ये एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी रखती है। यानी ये क्या होती है डियर, यस ये क्या क्या करती है, CNS डिप्रेसेंट, सीएनएस को डिप्रेस करती है, जिसके थ्रू ये कन्वर्जन को प्रिवेंट करती है। याद रखिएगा, बीपी के लिए नहीं देते अपन इसको किस चीज को मैनेज करने के लिए देते हैं, कन्वर्जन को मैनेज करने के लिए अपन ये ड्रग यहाँ पे देते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मेन पर्पज क्या है, कन्वर्जन को ट्रीट करना। और जब भी मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है डियर, इसकी डोजिंग अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू भी ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी डोजिंग के ऊपर। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो देते टाइम पे इसका सीरम लेवल मॉनिटरिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नीशियम का जो सीरम लेवल होता है, यस डियर, मैग्नीशियम का सीरम लेवल होता है वो कितना होता है, तो अपन काफी बार पढ़ चुके हैं डियर, इट इज 1.7 टू 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब कुछ कुछ बुक्स के अंदर, गाइड्स के अंदर 1.4 से लेके 2.5 लिखा है। ठीक है, तो
उसी रेंज के अंदर ये आता है, तो आपको ये याद रख लेना। तो मैग्नीशियम का मिली इक्विवेलेंट में लेवल पूछे तो कितना होता है डियर, 1.7 से 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मिली मोल के अंदर पूछे तो देखो मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल बराबर होते हैं बशर्ते कि उसकी वैलेंसी 1 हो। लेकिन अगर वैलेंसी मान लीजिए 2 है तो अपन 2 से भाग दे देंगे इस वैल्यू को, तो जो भी मिली इक्विवेलेंट में होगा उसको वैलेंसी में भाग दे देंगे तो वो मिली मोल के अंदर आ जाएगा। तो इसको मिली मोल में लिखना होगा, तो इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी होती है, जिसे हिंदी में संयोजकता कहते हैं, वो 2 होती है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.852 या 2.2 को करेंगे तो 1.1 मिली मोल पर लीटर, ये आ गया अपने पास मिली मोल में। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो सोडियम का मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अपन को याद रख लेना है। और इसका सीरम लेवल जो है मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर हो गया अपना बी, विच इज मैग्नीशियम सल्फेट। चलेगा डियर, अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, थेरेपी फॉर द repeated dose administration, the nurse need to check within पैरामीटर। नर्स को कौन से पैरामीटर चेक करने चाहिए, ठीक है। तो नर्स को पैरामीटर क्या चेक, कौन से चेक करना, तो याद रखिएगा डियर, मैग्नीशियम सल्फेट की अगर मैग्नीशियम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए तो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के मेनली 3 साइन यहां पे देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं डियर, 3 साइन, दीज आर, देखिएगा वो 3 साइन कौन कौन से हैं। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। दूसरा साइन देखने को मिलता है डियर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है डियर। और तीसरा जो देखने को मिलता है विच इज यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो 3 पैरामीटर है और साथ में मैग्नीशियम का लेवल तो बढ़ ही गया, ये सुनो, तो 4 पैरामीटर बढ़ जाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी में। तो हमेशा जब भी मैग्नीशियम सल्फेट दी जाएगी डियर, जैसे ही टॉक्सिसिटी होगी ये साइन आएंगे, इसलिए लगातार नर्स को मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है। तो नर्स को मॉनिटर क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट विद इन नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, यानी लगभग 12 से 18 के आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात करें, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो एबनॉर्मल नहीं होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में न्यूरोलॉजी में पढ़ा चुका हूं, एमसीक्यू सेशन में भी अपन इन पॉइंट को ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स अपन पढ़ चुके हैं, लाइक नी जर्क रिफ्लेक्स है, पेटेलर जिसे पेटेलर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, एंकल रिफ्लेक्स होता है, बाइसेप्स रिफ्लेक्स होता है, ट्राइसेप्स बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स और ब्रेकियोसेफेलिक रिफ्लेक्स। तो 5 जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स अपन पढ़ चुके हैं। और तीसरा यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है लेस देन 30 अगर टॉक्सिसिटी हुई, ml पर, यस ml पर जो है आवर, याद रखिएगा। तो नर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए डियर, तो जब भी मैग्नीशियम सल्फेट देंगे यूरिन आउटपुट 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये सेंटेंस सही है। दूसरा, नॉर्मल होने चाहिए नी जर्क रिफ्लेक्स, ये भी सही है। नी जर्क रिफ्लेक्स एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स का टाइप है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन 12 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सेलो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑल ऑफ द अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे ओबीजी के अंदर लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा डोजिंग वगैरह इसका समझा रखा है मैग्नीशियम सल्फेट का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट मेजर फॉर रिड्यूसिंग द ब्रेस्ट टेंडरनेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट टेंडरनेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, यस, कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर होगा, कौन सा जो है इनमें से चारों में से कौन सा तरीका, कौन सा उपाय अप्रोप्रिएट होगा डियर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट की वजह से, लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, यस और नो। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने की वजह से क्या होता है डियर, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना स्वाभाविक है। तो उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, टेंडरनेस का मतलब जो है टाइटनेस, ठीक है, तो वो उसको मीजर, कौन सा मीजर, इन चारों में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा उसको करेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते हैं ऑप्शन, वॉश द ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड कीप इट ड्राई। दूसरा, वियर टाइट क्लॉथ्स,
एंड सपोर्ट द ब्रेस्ट। तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, एक्सपोज द ब्रेस्ट टू एयर एंड सनलाइट एवरी 2 आवरली। एंड नेक्स्ट है वॉश विद द सोप एंड वाटर एवरी 4 आवर। तो कौन सा जो तरीका है वो सबसे बेस्ट रहता है? तो देखिएगा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे। तो टाइट जो क्लोथिंग है, टाइट क्लोथिंग है वो क्या करेगी? टेंडरनेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। क्या करेगी डियर? टेंडरनेस को और ज्यादा, और डिस्कंफर्ट को इंक्रीज करेगी, इंक्रीज डिस्कंफर्ट। इसलिए ये ऑप्शन तो अपना हो गया क्या डियर? गलत। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन और एलिमिनेट करते हैं, वॉश इट विद सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर से धो करके अपन क्या कर सकते हैं डियर? प्रिवेंट मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जो टेंडरनेस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। अब बच गए 2 ऑप्शन। तीसरा, एक्सपोज द ब्रेस्ट विद एयर एंड सनलाइट। एयर सनलाइट से जो है ब्रेस्ट को एक्सपोज करने से क्या होगा? वहां पे अगर मॉइस्चर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कर सकते हैं, बट टेंडरनेस स्टिल उससे दूर नहीं होगी। तो टेंडरनेस पे अपन को फोकस करना है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, वॉश द ब्रेस्ट विद वार्म वाटर। यस डियर, वार्म वाटर से क्या होगा? ब्रेस्ट का जो टाइटनेस है, टेंडरनेस आ रखा है, वो क्या हो जाएगा? और ड्राई रखना है उसे मॉइस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, तो इस मेजर के द्वारा अपन ब्रेस्ट टेंडरनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो वेरी राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्नो स्टॉर्म पैटर्न ऑन यूएसजी अल्ट्रासाउंड विद नो फीटस और जेस्टेशनल सेक। फीटस नहीं है, जेस्टेशनल सेक नहीं है, एब्सेंट है, फीटस एब्सेंट है। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसमें से कौन किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? देखिए, तो पहली बात तो स्नो स्टॉर्म पैटर्न क्या होता है? तो स्नो स्टॉर्म देखिए, बर्फ का तूफान। स्नो का मतलब होता है डियर बर्फ, और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो बर्फ के तूफान के जैसे जो स्पॉट्स दिखाई दे यूएसजी में, अभी इमेज दिखाऊंगा नेक्स्ट में आपको, अगर ऐसा पैटर्न दिखाई देता तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो पहले अपन इसको सीखते हैं डियर। तो ऑप्शन है अपने पास, हाइडेंटिफो मोल, प्लेसेंटा प्रेविया, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, या फिर कपुट सक्सीडेनम। तो कपुट सक्सीडेनम अपन पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है डियर? यस, ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस क्या हो जाता है? यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, विच इज कैपुट सक्सीडेनम। एक क्वेश्चन भी किया था अपन ने, आई थिंक ओबीजी के लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक क्वेश्चन किया था, उसमें इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इमेजेस भी दिखाई थी। एब्रोप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है डियर? एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा जो इंटरनल ओस जो होता है, सर्विक्स के मुंह के ऊपर प्लेसेंटा आ जाती है, उसे प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। और हाइडेंटिफोर्म मोल क्या होता है डियर? तो हाइडेंटिफोर्म मोल को अपन मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, मोलार प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि फॉल्स प्रेगनेंसी कहलाती है। और मोलर प्रेगनेंसी मेनली 2 प्रकार की होती है डियर। यस, फर्स्ट वन इज कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, और दूसरी डियर पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। देखिए, मोलर वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में लिखा नो फीटस, फीटस नहीं होगा, बट प्रेगनेंसी का जैसा रिजेम्बलेंस वहां पे आएगा, उसे ही अपन कहते हैं डियर मोलर प्रेगनेंसी। तो ये कब होता है डियर? तो ये उस कंडीशन में होता है जब एक स्पर्म एक ऐसे ओवम के साथ जो है कंसीव करे जिसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं, ऐसा ओवम विद नो जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। देखिए, स्पर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? 23 क्रोमोसोम प्लस 22 क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स होगा, या फिर क्या होगा डियर? 22 प्लस वाई होगा। यही तो होता है अपने स्पर्म के अंदर बात करें। और ओवा के अंदर भी क्या होता है? 22 प्लस एक्स होता है, 22 प्लस एक्स, यानी टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं। बट इस केस के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ये क्रोमोसोम एब्सेंट होंगे, क्रोमोसोम ही नहीं है। अगर ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्शन होगा, ऐसा स्पर्म जिसमें क्रोमोसोम है, ठीक है, गुणसूत्र है, या तो एक्स होगा या वाई होगा। मेल क्रोमोसोम है उसमें वाई होगा, और फीमेल है तो एक्स होगा। लेकिन ओवम में हमेशा 22 प्लस एक्स होता है, बट इस केस में यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसे अपन कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है डियर? यस, या तो 2 स्पर्म
या तो 2 स्पर्म एक ऐसे ओवम के साथ में कंसीव कर ले जिसमें 22 प्लस एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है डियर, और इसके अंदर क्या होगा डियर, यहाँ पे 22 प्लस या तो एक्स होगा या फिर 22 प्लस वाई होगा, इन दोनों के अंदर से एक हो सकता है, यस और नो। तो दोनों क्रोमोसोम एक साथ इसे फर्टिलाइज कर दे तो इस केस में क्या हो जाएगा डियर, ट्रिप्लोइड कंडीशन हो जाएगी, ट्रिप्लोइड कंडीशन हो जाएगी। देखिए आधे क्रोमोसोम नॉर्मल जो ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46, जिसे डिप्लॉइड कहते हैं, जो कि आधे क्रोमोसोम से आते हैं आधे ओवम से आते हैं, हैप्लॉइड कहलाते हैं। तो हमेशा क्रोमोसोम में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म के अंदर हमेशा क्या होता है डियर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, तो 3 हैप्लॉइड हो गए, मतलब ट्रिप्लॉइड ये कंडीशन कहलाएगी। तो इस तरीके की प्रेगनेंसी को अपन क्या कहते हैं डियर, मोलार प्रेगनेंसी कहा जाता है। यस और नो आया समझ में? तो 23 23 23 69 क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाएंगे, जिसको अपन 69 कोमा एक्स 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 भी लिख सकते हैं या 69 कोमा एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं। और कोमा नहीं लगाओ प्लस लगाओ तो यहाँ पे 66 प्लस करके लिख देंगे, यस और नो। तो इस तरीके से अपन को पता होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन अपन ने समझ ली। अब क्वेश्चन है कि स्नो स्टॉर्म पैटर्न इनमें से किसके अंदर दिखाई देता है, यस और नो। तो याद करिए अपन ने ओबीजी की क्लासेज के अंदर पढ़ा था, इट इज द फीचर ऑफ आइडेंटिफॉर्म मोल, यानी मोलार प्रेगनेंसी का ये साइन होता है जिसके अंदर लगातार कंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग जो है देखने को मिलती है। तो मोलार प्रेगनेंसी में कंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग जो है देखने को मिलेगी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है। चलेगा डियर, नेक्स्ट इसकी इमेज में आपका दिखाता हूं। तो राइट आंसर तो अपना ए हो गया। देखिए ये जो इमेज है अगर आपको दिखाई दे रही है, यूएसजी के अंदर जो है ये स्नो स्टॉर्म की तरह जो है जैसे बर्फ का तूफान आ रखा हो, उस पैटर्न को अपन जो है मोलार प्रेगनेंसी का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है बच्चों, यस और नो। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डियर, एडोलिसेंट प्रेग्नेंट मदर एट रिस्क ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन एडोलिसेंट प्रेग्नेंट मदर को हो सकता है। एडोलिसेंट अगर अवस्था के अंदर ही लाइक 13 से 17-18 साल की एज में अगर कोई जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, एडोलिसेंट एज में ही हो जाए, तो उसमें से कौन सा रिस्क उसे सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए ये सभी कॉम्प्लिकेशन है डियर किसके, प्रेगनेंसी में ये सभी हो सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है जो कि जेस्टेशनल इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है। एक्लेम्सिया होता है, प्रेक्लेम्सिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। बट एडोलिसेंट वर्ड पे आपको ध्यान देना है। तो एडोलिसेंट एज के अंदर क्या होता है, इट इज द एज ऑफ ग्रोइंग। ये जो फीमेल है, लड़की है, उसकी ग्रोइंग एज होती है जिसमें उसे ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है, ये सुनो। लेकिन इसी स्टेज में अगर उसे प्रेगनेंसी भी हो जाए तो उसका जो आयरन था वो किस में चला जाएगा, फीटस की तरफ जो है डिवाइड हो जाएगा। इसकी वजह से उसमें आयरन की कमी जो है हो जाएगी। तो उसे क्या होगा डियर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, यस और नो। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द एज ऑफ एडोलिसेंट, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी। ये भी होते हैं बट एडोलिसेंट एज में सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा डियर, ठीक है। और आयरन का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पिछले लेक्चर के अंदर अपन एक पूरा क्वेश्चन करके पूरा एक्सप्लेन किया था, पूरा डिटेल से जो एक्सप्लेन किया था। तो लेक्चर नंबर 4 ओबीजी का जरूर देखिएगा, एमसीक्यू सेशन में सारे देखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलेगा नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, यस, जीटीपीएल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक 29 ईयर, देखिए यहाँ पे जीटीपीएल ये क्या है। तो जी का मतलब होता है डियर ग्रेविडा, यानी कितनी बार महिला प्रेग्नेंट हुई है, दैट्स इज ग्रेविडा। टी का मतलब टर्म प्रेगनेंसी, कितनी प्रेगनेंसी 37 वीक तक पहुंची है उसे टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। पी का मतलब होता है डियर यहाँ पे प्री टर्म। देखिए एक पैरिटी होता है, वो ये वाला पी पैरिटी नहीं है, पैरिटी अलग से पूछा जाता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। पैरिटी का मतलब होता है कि कितनी प्रेगनेंसी एज ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करी है, ठीक है। इंडिया में एज ऑफ वायबिलिटी अप्रोक्स जो है 28 वीक मानते हैं, एज पर WHO जो है 22 से 24 वीक मानी जाती है। ए का मतलब होता है डियर अबॉर्शन, कितनी बार अबॉर्शन हुआ। और एल का मतलब होता है डियर लाइव चाइल्ड,
ठीक है डियर, लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अंदर अनुसार पढ़ेंगे कि एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल है। वैसे तो देखो जी यानी ग्रेविडा सभी में 3 है, तो ग्रेविडा तो देखने की जरूरत नहीं है, यानी 3 ही आंसर आएगा। यस और नो, ग्रेविडा तो हमेशा कितना होगा, 3। देख भी लेते हैं चलो। तो ओल्ड फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, करंटली 9 वीक प्रेगनेंसी है, तो ये हो गया इसका ग्रेविडा 1। सी हैज नो लिविंग चिल्ड्रन, उसके कोई लिविंग चिल्ड्रन है नहीं, इसका मतलब एल हो गया 0। लिविंग चिल्ड्रन है ही नहीं तो एल 0 हो गया। 2 साल पहले उसे जो है 2 मिसकैरेज हुए थे। कितने मिसकैरेज हुए, 2। तो ये 2 मिसकैरेज 2 बार में हुए हैं, तो G2 एंड G3। तो देखो G तो हो गया अपने पास G3। ठीक है, 10वें और 12वें महीने वीक पे जो हुआ था, दोनों के दोनों ही क्या थे, अबॉर्शन थे, मिसकैरेज थे। तो यहाँ पे G3 आ गया। टर्म प्रेगनेंसी एक भी नहीं हुई है अभी इस क्वेश्चन के अनुसार, और प्री टर्म है, एक ही नहीं हुआ है। प्री टर्म प्रेगनेंसी भी क्या हुई, कोई भी प्री टर्म हुआ ही नहीं है अभी तक। ठीक है, सभी के सभी जो है 2 मिसकैरेज हुए हैं। तो 2 मिसकैरेज का मतलब 2 अबॉर्शन, तो अबॉर्शन कितना हो जाएगा, 2। और लिविंग चाइल्ड कितना होगा डियर, 0। कोई भी चाइल्ड लिविंग नहीं। तो ये पैटर्न आप ढूंढ लीजिए, तो राइट आंसर मिल जाएगा अपन को। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यस और नो, जीटीपीएल के ऊपर पूरा एक सेपरेट लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है, उसके अंदर अपन ने एमसीक्यूज कर रखे हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर भी जीटीपीएल से रिलेटेड पूरा एक इंडिविजुअल टेस्ट दिला हुआ है, उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई इज कॉल्ड एज। ब्रेस्ट एल्वियोलाई से, सॉरी एल्वियोलाई गलत लिख गया है यहाँ पे, यस एल्वियोलाई लंग्स के अंदर होती है डियर। तो ब्रेस्ट डक्ट्स बोल सकते हैं या ब्रेस्ट ग्लैंड बोल सकते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई की जगह क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट ग्लैंड। ब्रेस्ट ग्लैंड से मिल्क का सिंथेसिस या सिक्रीशन एक ही बात है। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ऑप्शन है मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस मतलब होगा ब्रेस्ट का सिंथेसिस, तो ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगला लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोपोइसिस। क्या आंसर इसका सही होना चाहिए, ठीक है डियर। तो इसका आंसर सही होगा डियर लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अब देखिए 2 टर्म में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक अपन पढ़ते हैं गैलेक्टो काइनेटिक हार्मोन और एक पढ़ते हैं गैलेक्टो पोएटिक हार्मोन। देखिए पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन और काइनेसिस का मतलब मूवमेंट। तो ऐसा हार्मोन जो कि मिल्क को क्या करे, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन, जो कि कौन सा होता है डियर, प्रोलैक्टिन। सॉरी काइनेटिक वर्ड लिखा है ना, पोएटिक नहीं। तो काइनेटिक का मतलब मिल्क इजैकुलेटरी हार्मोन या हार्मोन। तो ये कौन सा होता है डियर, ऑक्सीटोसिन या वेजोप्रेसिन बोल सकते हैं। और गैलेक्टोपोएटिक ऐसा हार्मोन जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन है, तो मिल्क सिक्रीटरी हार्मोन। ये कौन सा हो जाएगा डियर, इट इज प्रोलैक्टिन। तो हार्मोन के रिस्पेक्ट में गैलेक्टो वर्ड यूज कर रहे हैं। और मिल्क सिंथेसिस किसे कहा जाएगा, तो इस यहां पे ये पूछा द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस इज नोन एज। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, लैक्टोजेनेसिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि गैलेक्टोपोइसिस का मतलब भी तो यही होना चाहिए। चूंकि अपन पढ़ रहे हैं कि गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन यानी मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन है, तो मिल्क सिक्रेशन को अपन गैलेक्टोपोइसिस कहेंगे, बट एक्चुअल में मिल्क सिक्रेशन को अपन बोलेंगे डियर लैक्टोजेनेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन ऑल एक्सेप्ट। ब्रेस्ट मिल्क में ये सभी होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता है वो अपन को पहचानना है। तो देखिए प्रोटीन होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी होते हैं, IgA मेनली जो है प्रेजेंट होता है, वाटर तो होता ही होता है, आयरन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, या बहुत लेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत ट्रेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार, तो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस के लिए यस, मेस्टाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा डियर, इन्फ्लामेशन ऑफ
ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन। तो देखिए ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन क्यों होता है डियर? ड्यू टू क्रैक्स इन निपल। निपल के अंदर जो है क्रैक्स होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं डियर? मेस्टाइटिस कोज कर सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का मोस्ट कॉमन फ्लोरा ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो वो आंसर होगा डियर, इट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस अपनी ह्यूमन बॉडी की स्किन के ऊपर ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है प्रेजेंट रहता है। जैसे वो क्रैक्स वगैरह है वो इन्वार्ड कर जाता है बॉडी के अंदर, तब जाकर के वो मेस्टाइटिस कोज कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती है। अमंग फीमेल इज, तो कहने का मतलब है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली एसटीडी का कारण कौन होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कारण कौन होता है? तो अपन पढ़ते हैं मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर बात करें तो जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकती है, लाइक गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी है, ये सभी क्या होते हैं डियर? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैल सकते हैं। तो इसमें अपने पास ऑप्शन में है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडिया एंड सिफिलिस। तो सिफिलिस का कारण कौन है डियर? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये एक बैक्टीरिया है विच इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो ये भी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज करता है विच इज नोन एज सिफिलिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जिसका नाम होता है। हेपेटाइटिस बी इटसेल्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फैल सकता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, जो कि एक एडिनो वायरस के द्वारा होता है। एडिनो वायरस विच इज डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस के जो टोटल 5 टाइप पढ़ते हैं वायरल हेपेटाइटिस के, ABCDE, उसमें से केवल एकमात्र हेपेटाइटिस बी ऐसा होता है जो डीएनए वायरस से होता है। बाकी जो A, C, D और E है वो किससे फैलते हैं? RNA वायरस के द्वारा फैलते हैं डियर। तो ये डीएनए वायरस से फैलने वाला होता है हेपेटाइटिस बी। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है डियर? 28 जुलाई को जो है आता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इनमें से कौन सा होगा? ठीक है डियर, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा अपना क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो है मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है अमंग द फीमेल्स। चलिए, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस डियर, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, आपको आई थिंक आता भी होगा। तो देखते हैं स्टेशन जीरो का मतलब क्या है? इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट बीइंग। स्टेशन जीरो का मतलब इनमें से कौन सा पार्ट जो है प्रेजेंटिंग पार्ट वहां पे होगा? तो प्रेजेंटिंग पार्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशन जीरो किसे कहते हैं? तो स्टेशन जीरो जो है डियर कहा जाता है इस्चियल स्पाइन के रिस्पेक्ट में। इस्चियल स्पाइन के रिस्पेक्ट के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो अपन जब बात करते हैं डियर पेल्विस की बात करते हैं, तो पेल्विस की बात करेंगे अपन, पेल्विस की बात करते हैं अपन। तो पेल्विस के अंदर बात करें तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से फोरामन होता है, तो इस जगह पे डियर इस्चियल स्पाइन होता है। तो इस्चियल स्पाइन जो कि अपन बात करें इंट्राविजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लग जाता है, ठीक है, आईपी के द्वारा पता लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो इस्चियल स्पाइन पे अगर मैं बात करूं फीटस का हेड देखिए ये प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। तो ये फीटस का हेड अगर इस्चियल स्पाइन पे आता है तो इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? स्टेशन जीरो। स्टेशन जीरो इसे कहा जाता है। इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर को -1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर -2, 3 सेंटीमीटर -3, यानी हेड मान लीजिए इतना ही आया होता तो उसे क्या कहते हैं? स्टेशन से अभी दूर है हेड। लाइक ट्रेन आती है ना स्टेशन के ऊपर, तो स्टेशन पे आ गई मतलब जीरो, चली गई मतलब प्लस, आनी बाकी है मतलब माइनस। तो स्टेशन से आगे अगर हेड आ जाता है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर आगे आ गया तो इसे +3 कहेंगे। 2 सेंटीमीटर +2, 1 सेंटीमीटर आ गया +1। तो इस तरीके से स्टेशन जो है वो इस्चियल स्पाइन के अनुसार देखा जाता। तो स्टेशन जीरो किसे कहेंगे? प्रेजेंटिंग पार्ट एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर? उसे अपन स्टेशन जीरो कहा जाएगा। यस और नो? चलेगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। न्यूबॉर्न इज सेड टू बी एनीमिक इफ
कोड का मतलब है यहाँ पे अम्बिलाइकल कोड, अम्बिलाइकल कोड। कोड ब्लड हीमोग्लोबिन इज लेस देन, देखिए एक फीटस को, एक न्यूबॉर्न बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसे एनीमिक कब कहा जाएगा कि अगर उसका कोड, एम्ब्लाइकल कोड का ब्लड सैंपल लिया और उसमें हीमोग्लोबिन कितने से कम मिलना चाहिए, तब उसे एनीमिक कहेंगे। तो यस डियर, तो कोड ब्लड की बात करें तो एम्ब्लाइकल कोड के अंदर अपन पढ़ते हैं 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, यस और नो, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। तो एम्ब्लाइकल कोड के अंदर अपन सैंपल लेते हैं डियर अम्बिलाइकल वेन से, अम्बिलाइकल वेन से जो है सैंपल लेते हैं, और अम्बिलाइकल वेन से जो सैंपल लिया जाता है उस वेन के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, यस, तो ये किसका साइन है डियर, एनीमिया का, एनीमिया का साइन होता है। तो फीटस के अंदर एनीमिया का साइन है कि कोड ब्लड के अंदर अगर 14 ग्राम% से अगर कम हीमोग्लोबिन है तो उसे एनीमिया कंडीशन करार दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। और कोड ब्लड सैंपलिंग नॉर्मली अपन फीटस के दौरान भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी भी वहां पे की जा सकती है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान कोड ब्लड क्लैंप करी जाती है ना, कट करी जाती है, उस टाइम सैंपल लेके अपन हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो कि 14 ग्राम% से कम आ रहा है, इसका मतलब एनीमिक कंडीशन वहां पे डेवलप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, 14 ग्राम%। ये जो है सब mg लिखा गया है गलती से, तो ये ग्राम लिख लीजिएगा इसको, ये ग्राम के अंदर आएगा, ठीक है डियर, तो याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैन बी डन बाय, सर्वाइकल कैंसर का अर्ली आइडेंटिफिकेशन इनमें से किस जांच के द्वारा किया जा सकता है। तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डियर, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण कौन होता है डियर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है सर्विक्स को इन्फेक्टेड कर दे तो क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे डियर, तो इसको आइडेंटिफाई करना है। HPV वैक्सीन से तो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो कोल्पोस्कोपी, अगला पैप स्मीयर टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राम। तो कोल्पोस्कोपी से विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का विजुअलाइजेशन किया जा सकता है, बट इससे पता नहीं लगेगा कि पर्टिकुलर वो कैंसर है या नहीं। तो कैंसर का पता लगाने के लिए अपन करते हैं डियर पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट डिटेल से पढ़ा चुका हूं, यस और नो, चलेगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ हेल्प सिंड्रोम इज, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द हेल्प इज, हेल्प की फुल फॉर्म क्या है। तो हेल्प एक सिंड्रोम है जो कि रिलेटेड होता है डियर एक्लैम्पसिया से, एक्लैम्पसिया एंड प्री एक्लैम्पसिया, और दोनों अगर ऑप्शन में हो तो प्री एक्लैम्पसिया से रिलेटेड होता है। तो हेल्प सिंड्रोम को समझने के लिए समझना है कि ये होता क्या है। तो जनरली प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है डियर, फीमेल्स के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक होना, बीपी एलिवेट हो जाना, सीजर्स आना, चक्कर आना, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वहां पे अराइज हो जाते हैं, जिसे अपन हेल्प सिंड्रोम कहा जाता है। और ये क्यों होता है डियर, ड्यू टू डैमेज ऑफ लीवर एंड किडनी, लीवर और किडनी के डैमेज होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है डियर। तो लीवर और किडनी डैमेज होने की वजह से प्राइमरीली जो सिम्टम्स आते हैं विच इज नोन एज हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प का फुल फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा हेल्प का फुल फॉर्म है डियर हीमोलाइसिस, एच का मतलब हो जाएगा हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी का टूटना, लीवर डैमेज होगा तो हीमोलाइसिस बढ़ जाएगा। दूसरा एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लीवर एंजाइम एलिवेट हो जाएंगे लाइक SGOT, SGPT यानी ALT और AST जो है उनका लेवल बढ़ जाएगा, जो कि यूजुअली 0 से 45 यूनिट के आसपास होता है डियर, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा डियर LP का मतलब हो जाएगा लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगी डियर, लो हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ लीवर डैमेज, लीवर डैमेज होने की वजह से प्लेटलेट का काउंट क्या हो जाएगा, लो हो जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन है वो लीवर के द्वारा ही फॉर्मेशन किया जाता है, तो वो नहीं होने की वजह से प्लेटलेट का काउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इसको अपन बोलते हैं डियर हेल्प
सिंड्रोम, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं नोजिया वोमिटिंग होना, हेडेक होना, बीपी बढ़ जाना, लीवर एंजाइम बढ़ जाना, इस तरीके के फीचर वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए। यस, हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। यस, हेमोलाइसिस। हिमेचूरिया नहीं होता है, ठीक है, हिमेचूरिया गलत हो जाएगा। हिमेचूरिया यहाँ पे 3 ऑप्शन अपने पास यहाँ पे गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? हिमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। ल्यूकोसाइट भी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, और ल्यूकोसाइट का ऑप्शन भी अपने पास क्या हो जाएगा डियर? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर मार्कर? ट्यूमर मार्कर, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर मार्कर इनमें से कौन सा है? तो देखिए, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? तो ट्रोफोब्लास्टिक कंडीशन कहलाती है जब जो एग और स्पर्म जो है वहां पे क्या होगा डियर? अगर बात करें स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में क्या होगा डियर? 2 सेल डिवाइड होगी, फिर 4 सेल डिवाइड होगी, 8 सेल डिवाइड होगी। यस और नो? ऐसे डिवाइड होकर के जब इम्प्लांटेशन की कंडीशन आती है तो वहां पे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बनती है। पूरा मैकेनिज्म मैंने ओबीजी के लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो ट्रोफोब्लास्ट से ही आगे जाकर के जो है अपन बात करते हैं प्लेसेंटा का पार्ट भी बनता है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है डियर? एससीजी का फॉर्मेशन करना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का फॉर्मेशन करना। वही काम अभी किसका रहता है? शुरुआत में प्लेसेंटा बनी नहीं है अभी, तो प्लेसेंटा बनने से पहले ट्रोफोब्लास्ट ये किसका फॉर्मेशन करती है डियर? ये फॉर्मेशन करती है एचसीजी का। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स भी आते हैं। और एचसीजी का काम क्या है डियर? फीटल वेलबिंग और प्लेसेंटा और जो है यूट्रस को बनाए रखना। तो अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो ये इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्यूमर मार्कर क्या होगा डियर? ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर का मार्कर कौन होगा? यही होगा सेम एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये नहीं होने वाले हैं। एफएसएच तो जो है पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो है जगह से ओवरी वगैरह से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा इज? वल्वा का सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वल्वा से रिलेटेड एक पिछले एग्जाम में अपन ने लेक्चर में एक एमसीक्यू भी किया था। तो वल्वा के पार्ट की बात करें तो ये हो गया वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर एक यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और एक वेजाइनल ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, और यहाँ पे हो गया अपना क्लाइटोरिस। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया एनल ओपनिंग। इसके अलावा ये जो है मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सभी क्या है डियर? वल्वा के पार्ट होते हैं। तो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा डियर, तो डायरेक्ट याद रखना, क्लाइटोरिस इज द मोस्ट एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे एंटीरियर आगे की तरफ जो पार्ट होता है वो कौन होता है डियर? क्लाइटोरिस होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, इट इज क्लाइटोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटरस? प्रेगनेंसी से पहले जो नॉर्मल यूट्रस होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, उसका नॉर्मल शेप कैसा होता है? तो याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है उसका शेप होता है डियर ग्लोब्यूलर, और नॉन प्रेग्नेंट के अंदर यानी प्रेगनेंसी की स्टेट नहीं है तो यूट्रस स्मॉल रहेगा, और वो कैसा होता है डियर? नाशपाती की जैसा, पियर शेप, ऑलमोस्ट पियर शेप होता है। बट ऑप्शन में तो पियर है ही नहीं, ट्रायंगुलर है। ग्लोबुलर तो प्रेगनेंसी में होता है। ओवल शेप होता है पीरिफॉर्म। तो यस, याद रखिएगा, पायरिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? पायरिफॉर्म का मतलब ही होता है पियर जैसा, पायरिफॉर्म पियर के जैसा, विच इज नोन एज पायरिफॉर्म। तो पायरिफॉर्म शेप होता है किसका डियर? यूट्रस का, एट द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। डायरेक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
ओके डियर, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो ये वाले पैटर्न भी अब मैं धीरे धीरे शामिल करेंगे अपन, इस तरह के क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो क्वेश्चन अपने पास में डियर पढ़िएगा, विच फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे अपने पास 5 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। और सेंटेंस 1 2 3 5 सही है, दूसरा 1 3 4 और 5 सही है, 1 2 और 5 सही है, यानी 1 2 और 5वां सही है, और डी है 1 2 3 4 5, यानी पांचों के पांचों ही सही है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, यानी इस तरीके के एमसीक्यू के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एक भी पॉइंट गलत करते हैं, मिस करते हैं, तो आंसर आप क्या कर जाएंगे, यहाँ पे गलत कर जाते हैं डियर। तो चलिएगा ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है नॉर्मल यूट्रस वेट इज 60 ग्राम। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूट्रस का नॉर्मल वजन होता है 60 ग्राम, विच इज ट्रूली स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है डियर, ट्रू है। ये स्टेटमेंट अपना ट्रू है, सही है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स पहचान करके अपन इसमें देख लेंगे कि कौन सा अपना सही है। अगला, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है डियर, ट्रू है। अपन पढ़ चुके हैं फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है, सॉरी एक्सक्यूज मी, फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ अपन ने पढ़ी थी वो कितनी होती है डियर, 10 सेंटीमीटर होती है। यानी कि अपन बात करें यूट्रस के फेलोपियन ट्यूब, तो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, साइज ऑफ एम्पुला इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। तो अपन ने पढ़ा फेलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, एम्पुला, जो कि रफली 4 से 6 सेंटीमीटर यानी आइडियली 5 सेंटीमीटर होता है, यानी ये भी ट्रू पॉइंट है। एंड फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सा होता है, एम्पुला ही होता है। तो ये 3 क्वेश्चन एम्पुला से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, यानी 3 स्टेटमेंट अपने पास सही है अभी तक, यानी 1 2 3 ये भी सही हो सकता है, ठीक है। 1 2 5 यानी ये 2 ऑप्शन तो अपने पास क्या हो गए, गलत हो जाते हैं। तो अभी ये तो ये सही होगा या ये सही होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। तो ये एंगल के अनुसार है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा एक अलग से एमसीक्यू लेके आऊंगा, उसके अंदर पूरा इस कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे। तो अभी के लिए याद रखिएगा, नॉर्मल जो यूट्रस है वो एंटी वर्जन या फिर एंटी फ्लेक्शन जो है होता है। इसको अपन समझाएंगे आगे, बाकी लेक्चर्स में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यानी ये भी पॉइंट है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिटोनियल फोल्ड बिहाइंड द यूट्रस इज नोन एज पाउच ऑफ डगलस। यूट्रस के पीछे एक पेरिटोनियल फोल्ड पाया जाता है जो कि रेक्टम के आगे भी होता है, ठीक है। तो इसे रेक्टो जो है, जिसे अपन क्या कहेंगे डियर, तो याद रखिएगा यूट्रस के पीछे तो यूटेरो रेक्टल पाउच भी कहा जाता है, और इसे पाउच ऑफ डगलस भी कहा जाता है। तो ये भी ट्रू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, डी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर आजकल काफी संख्या में देखने को मिल रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एग्जाम इवन सीएचओ की एग्जाम है तो भी यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू, इवन 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं। तो यहाँ पे डीप नॉलेज आपको आजकल होना जरूरी हो गया है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहता हूं बार बार, मेहनत करिए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट को सीखिए, तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन सही कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यस, इसका राइट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में हम। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न। ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो हमें अच्छे से पता है ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए, जो कि आगे जाके ओवम में बदलेगी, तो उसके मैच्योरेशन के लिए कौन चाहिए डियर, कौन से हार्मोन वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं, यस हाइपोथैलेमस से यस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जीएनआरएच, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए डियर, यस ये स्टिमुलेट होती है एलएच एंड एफएसएच। तो एलएच और एफएसएच है वो दोनों ही जो है मैच्योरेशन के लिए जरूरी होते हैं। प्राइमरीली बात करें तो एफएसएच जरूरी है, बट दोनों का वहां पे रोल
आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मैच्योरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एफएसएच एंड एलएच, तो ये राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला ऑप्शन मैच्योरेशन इन ओनली एफएसएच ओनली एलएच, तो दोनों का वहां पे रोल होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करूं मैं, एलएच का काम किस में, ओव्यूलेशन में काम आता है एलएच, ठीक है। जबकि एफएसएच जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है एक मैच्योर फॉलिकल बनने के लिए। लेकिन दोनों का रोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए राइट आंसर अपना क्या होगा डियर, राइट आंसर यहाँ पे अपना ए होगा बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, मैच्योरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एफएसएच एंड एलएच। ये आंसर मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। मेजर रोल एफएसएच का ही है, मानता हूं ये बात, बट एलएच का भी कहीं ना कहीं वहां पे रोल है, इसलिए दोनों का रोल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर, अच्छा क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल एंड ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के कितने बाद, कितने वीक या कितने महीने बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस आ जाती है और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शंस आर आफ्टर 10 वीक इन लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग का मतलब ऐसी महिला जो ब्रेस्ट मिल्क करा रही है, बच्चे को फीडिंग कराती है। अगला आफ्टर 10 वीक इन नॉन लैक्टेटिंग मदर, नेक्स्ट आफ्टर 8 वीक इन लैक्टेटिंग मदर, और अगला है आफ्टर 8 वीक इन नॉन लैक्टेटिंग मदर। तो इसके लिए सीधा सा याद रखना आपको, यस डियर, अगर कोई मदर लैक्टेशन करा रही है तो वो क्या कहलाएगी, लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेशन कराते टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है डियर, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, जो कि क्या करेगा डियर, प्रोलैक्टिन जो है क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स वगैरह को क्या करेगा, सप्रेस करके रखता है। तो लैक्टेशन के दौरान क्या होगा डियर, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज होने से प्रिवेंट करता है। इस वजह से वहां पे एमेनोरिया रहेगा, तो वो क्या रहेगा, एमेनोरिया फॉर 10 वीक्स, 10 वीक्स के लिए जो है एमेनोरिया, आइडियली लगभग, ठीक है। एक ओवरऑल किसी में हो सकता है 15 वीक भी रह जाए, किसी में 8 वीक भी रह जाए, बट एक एवरेज की बात करते हैं ना, तो वो एवरेज होता है डियर 10 सप्ताह का, ठीक है। 10 सप्ताह का मतलब 2.5 मंथ हो गए, तो 2.5 महीने का जो है एवरेज एमेनोरिया वहां पे प्रेजेंट रहेगा ब्रेस्ट मिल्क कराने वाली महिला में। अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है, नॉन लैक्टेटिंग मदर है, तो नॉन लैक्टेटिंग मदर यानी ऐसी मदर जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है, और ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा, इस वजह से स्टिमुलेट हो जाएगा कौन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को वापस से स्टार्ट कर देगा। तो नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर एमेनोरिया जो रहेगा वो रहता है डियर 4 वीक्स का, 4 वीक्स का जो है एमेनोरिया रहेगा, यानी 4 वीक्स तक ना तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी ना ओव्यूलेशन होगा, जाहिर सी बात है। तो यस, तो 4 वीक नॉन लैक्टेटिंग में, और लैक्टेटिंग मदर के अंदर जो है 10 वीक। तो आप राइट आंसर फाइंड कर लेंगे, यस डियर, आफ्टर 10 वीक इन लैक्टेटिंग मदर। तो ये राइट आंसर हो गया। बी गलत क्यों है, तो अगर यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 4 वीक आता, नॉन लैक्टेटिंग मदर में 4 वीक आता। अगला ये भी गलत, 8 तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन ए। तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, तो जो सिखाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच पेल्विस शेप, इनमें से कौन सा पेल्विस का शेप है जो कि पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस रखता है फॉर वेजाइनल डिलीवरी, यानी इन चारों टाइप की पेल्विस जो कि अपन पढ़ चुके हैं, विच आर गायनेकोइड, प्लेटिपोइड, एंड्रोइड एंड एंथ्रोपोइड, इन चारों टाइप की शेप के अंदर किस शेप के अंदर यस वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर किसी महिला को इनमें से कौन सी पेल्विस हो कि वेजाइनल डिलीवरी का प्रोग्नोसिस है वो काफी कम देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा डियर, मैंने अपन को बताया था, तो मोस्ट फेवरेबल, यस मोस्ट फेवरेबल जो पेल्विस है वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो कौन सी होती है, गायनेकोइड पेल्विस होती है। और एंड्रोइड प्लेटिपोइड है वो कैसी होती है डियर, मेल से पेल्विस होती है, एंड इट इज लीस्ट फेवरेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा डियर, एंड्रोइड पेल्विस जो होती है वो लीस्ट
फेवरेबल होती है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली महिलाओं में पेल्विस होती है वो गायनेकोइड होती है, सबसे कम वाली होती है वो प्लेटिपॉइड। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि विजिट कर रही है एंटीनेटल क्लिनिक के ऊपर आई है, और वो कंप्लेन कर रही है कि उसको जो है बार बार लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, पैरों के अंदर बार बार क्रैम्प्स आते हैं, और पेन होता है ड्यूरिंग नाइट। पैरों के अंदर जो है उसे पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं नाइट के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू बी सजेस्टेड फॉर द क्लाइंट। इस तरीके की पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन आपका क्या होना चाहिए एज ए नर्स। तो यहाँ पे एक फीमेल आई है एएनसी विजिट के लिए, और वो बोल रही है कि उसे लेग क्रैम्प्स आते हैं और पेन होता है रात के अंदर पैरों के अंदर। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है अपने पास, उसे बोलिए कि डोर्सीफ्लेक्स करे और नी को एंड एक्सटेंड एक्सरसाइज। तो यानी नी, मान लीजिए ये पैर है, ठीक है, अभी समझिएगा ये पैर है, तो ये अपना क्या हो गया, नी हो गया। तो लेग को ऐसे एक्सटेंड और डोर्सीफ्लेक्स इस तरीके से जो है अपन को करवाना है। दूसरा ऑप्शन, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए उसे बोलना है। तीसरा ऑप्शन, यूज द कंप्रेशन स्टॉकिंग, पैरों के अंदर कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनानी है। और चौथा, ऑल ऑफ द अबो। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ठीक है डियर, तो अब ऑल ऑफ द अबो देख के ऑल ऑफ द अबो की भावनाओं में मत बह जाना। तो इसका राइट आंसर तो बता देता हूं, वो क्या होता है, यस, लेग एक्सरसाइज करने के लिए उसे बोलना है, चूंकि क्रैम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। क्रैम्प्स को दूर करने के लिए लेग्स को जो है डोर्सीफ्लेक्स और एक्सटेंशन, डोर्सीफ्लेक्स देखो ये जो अपना पैर होता है ना सोल, उसे इस तरीके से डोर्सीफ्लेक्स, और लेग को इस तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाना है। दूसरा, कंप्लीट बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। कंप्लीट बेड रेस्ट से तो इवन क्रैम्प्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्या करेंगे डियर, वर्स कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे क्रैम्प्स को। कंप्लीट बेड रेस्ट से तो क्रैम्प्स जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। यूज कंप्रेशन स्टॉकिंग, कंप्रेशन स्टॉकिंग किस लिए देते हैं डियर, अगर किसी फीमेल को टू प्रिवेंट डीवीटी प्रिवेंट करना है, डीवीटी प्रिवेंशन के लिए देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरिकोज वेन हो जाए, वेरिकोज वेन हो जाए तो दे सकते हैं। तो उसका क्रैम्प में कोई रोल नहीं है, नो रोल इन क्रैम्प। तो क्रैम्प्स आते हैं उस टाइम पे कंप्रेशन स्टॉकिंग का कोई रोल नहीं होता बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज डोर्सीफ्लेक्शन एंड विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। यस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ती है डियर? यूजुअली 1500 से 1600 कैलोरी चाहिए होती है फीमेल्स को डेली लिविंग के लिए, लेकिन 1600-1700 जो कैलोरी चाहिए होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में चूंकि फीटस भी है तो इसलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी उसे चाहिएगी। तो वो कितनी चाहिए? तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है एक्स्ट्रा कैलोरी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है डियर 100 से 150 कैलोरी जो है पर डे, किलो कैलोरी जो है पर डे उसे रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 13वें वीक से 27वें वीक तक रहता है, 28वें वीक तक, 26-27 वीक तक रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है डियर याद रखिएगा 250 से 300 किलो कैलोरी जो है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब फीमेल थर्ड ट्राइमेस्टर में जाती है तो उसे डेली उसे याद रखिएगा डियर 300 से 500 कैलोरी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर का पूछा है। अब क्वेश्चन देखो, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो अब क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लो कि फर्स्ट में पूछ ले, थर्ड में पूछ ले, तो राइट आंसर दे देंगे ना अपन। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा डियर, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 250 से 300, किस ऑप्शन में आ रहा है डियर, 300 किलो कैलोरी पर डे उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी की बात करें कि पूरी प्रेगनेंसी में कितनी एवरेज बात करें तो इसका एवरेज अपन वहां पे निकाल सकते हैं, यस और नो, चलेगा। बट याद रखना सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी चाहिए, 250 से 300 कैलोरी पर डे, डेली अपन को 250 से 300 कैलोरी जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 1 से 12 वीक रहता है जिसमें 100 से 150 कैलोरी, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 13 से 26 वीक रहता है इसमें 250 से 300 कैलोरी, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 27 से 40 वीक तक रह सकता है
जो कि टर्म 37 वीक तक होता है, तो 27 से 37, बट टर्म को 40 तक भी मानते हैं। तो यहाँ पे 300 से 500 कैलोरी जो है, एवरेज बात करें तो 400 कैलोरी जो है इसको डेली जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिला को 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2200 से 2400 कैलोरी चाहिए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसे 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1800 से 2000, सेकंड के अंदर 300 ज्यादा, यहाँ पे 100 ज्यादा था, यहाँ पे 300 ज्यादा, तो 200 बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए इससे 200 बढ़ा दो, तो 2200 से 2400, फिर 2400 से 2600, 200 200 बढ़ाते हुए अपन को चलना है। तो इतनी कैलोरी जो है फीमेल को रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलेगा। तो आज के लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके सामने रखे, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा, आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुए होंगे आज के लेक्चर को देखने के बाद, सुनने के बाद में। तो बने रहिए वीएनए के साथ में, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्लासमेट्स को भी बताइए, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। अगर आपके कोई रिलेटिव के अंदर अगर कोई नर्सिंग अभी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपने कोर्सेज से। तो आज ही जुड़ जाइए वीएनए के साथ में। ऑल द बेस्ट।